अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का जो टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन करेंगे। ए लेवल्स का पास पेपर्स है और एसीसी और सीए के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है अगर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल की एनपीवी आईआरआर वगैरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो सवाल को डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अच्छा जी, सवाल कहता है एन लिमिटेड इज़ प्लानिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। एक कंपनी है वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है विच हैज़ एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 225,000। इस प्रोजेक्ट की जो इनिशियल कॉस्ट है वो 2,25,000 होगी। इफ़ द प्रोजेक्ट रन्स फॉर 4 ईयर्स, अगर प्रोजेक्ट 4 साल के लिए चलता है, द मार्जिनल रेवेन्यूज़ एंड कॉस्ट विल बी एज फॉलोज़। तो ये कॉस्ट्स और रेवेन्यूज़ होंगे। द डायरेक्टर्स हैव 2 ऑप्शंस। डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, 2 ऑप्शंस हैं। इनको देखेंगे। सवाल में लिखा हुआ है द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। डिस्काउंट फैक्टर्स फॉर दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर एज फॉलोज, और कुछ डिस्काउंट फैक्टर्स दिए हुए हैं। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n। ये हम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये 0.683 कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4, ऐसे कैलकुलेट हुआ होगा। सवाल का पार्ट ये बोलता है कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी ऑफ ईच ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। तो कर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग पहले करते हैं हम, और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो वर्किंग करते हैं उसमें हम एक टेबल बनाते हैं, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2। अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 है क्या? ऑप्शन नंबर 1 जो है, जो पहला ऑप्शन है जो हमें दिया हुआ है, वो है टू स्टॉप द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं 2 साल तक चलाऊँ और दूसरे साल के आखिर में इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दूँ। व्हेन द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स एसेट विल अमाउंट टू 175,000। और तब जो ये मेरी भी जो भी प्रोजेक्ट होगी उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो 175,000 होगी। तो अगर मैं पार्ट 1 यानी कि ऑप्शन 1 पर जाता हूँ, मैं आज इन्वेस्ट करूँगा 2,25,000। ये जो मैं इन्वेस्ट करूँगा 2,25,000, ये मेरा कैश आउटफ्लो कहलाएगा। 2,25,000 मेरा कैश आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है। ईयर नंबर 1 जो है उस पर मेरे रेवेन्यूज़ 1 लाख है, कॉस्ट 31,000 है। नेट ऑफ करो इसको। 100,000 का कैश इनफ्लो है, 31,000 का कैश आउटफ्लो है, तो नेट कैश फ्लो 69,000 का आएगा। ईयर नंबर 2 पर 110,000 रेवेन्यू है और 40,000 कॉस्ट है। 110,000 मुझे मिलेंगे, 40,000 मेरे पास से जाएंगे, नेट 70,000 बनता है। नेट 70,000 बनता है। पहला वाला नेट जो है वो 69,000 बन रहा था। अच्छा, ये तो 70,000 बनता है। अगर मैं ऑप्शन 1 के पास जाता हूँ, अगर मैं ऑप्शन 1 को परस्यू करता हूँ, तो वो ये कहता था कि दूसरे साल के आखिर में प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देना, और तब जो प्रोजेक्ट की स्क्रैप वैल्यू होगी, यानी कि ये जो भी मशीन्स आपने इंस्टॉल करी हैं ये भी आप बेच देना, उससे जो पैसे मिलेंगे वो 175,000 होंगे। तो 70 प्लस 175,000 इज़ 245,000। 245,000 ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इनको मैं डिस्काउंट फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करूँगा। डिस्काउंट फैक्टर्स मुझे इस सवाल में दिए हुए हैं। पहला 1 होता है, फिर दिया हुआ है 0.909, फिर दिया हुआ है 0.826। प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करता हूँ, ये नेगेटिव 225,000। उसके बाद 69,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.909 से, तो आ जाता है 62721। उसके बाद 245,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.826 से, तो आ जाता है 202,370।
और मैं इन सब को एडअप करता हूँ 202370 प्लस 62721 माइनस 225000, तो मेरा नेट आंसर आता है 40,091। ये मेरी ऑप्शन नंबर 1 की नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ऑप्शन नंबर 2 पर देखते हैं कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट अंटिल द एंड ऑफ ईयर 4 व्हेन द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट्स विल बी $75,000। यानी कि प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू करो एंड तक, जब 4 साल पूरे हो जाएं तब तक कंटिन्यू करो, और चौथे साल के आखिर में स्क्रैप वैल्यू जो होगी वो 75,000 होगी। तो अगर मैं अब अपने कैश फ्लोज लिखूँगा ईयर 0 पर, तो 225,000 जा रहे हैं। ईयर नंबर 1 पर 69,000 इसकी हम वर्किंग कर चुके। ईयर नंबर 2 पर 70,000 इसकी वर्किंग भी हम कर चुके। सर 245,000 क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि ये जो 175,000 ये मिलने थे, ये तो तब मिलने थे जब दूसरे साल के आखिर में आप प्रोजेक्ट को बंद कर दो। ईयर 3 पर कितने मिलेंगे? 125,000 का रेवेन्यू है, 59,000 की कॉस्ट है, 125 माइनस 59 ये बनता है आपका 66,000। ईयर नंबर 3 पर आ गया 66,000। अच्छा, ईयर नंबर 4 पर क्या होगा? ईयर नंबर 4 पर 90,000 माइनस 48,000, 90,000 माइनस 48,000 ये नेट बनता है 42,000। और मशीन बिकेगी 75,000 रुपये की, तो इसमें 75,000 ऐड करते हैं, यानी कि 117,000। अब क्या करेंगे? डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 होगा पहला, फिर होगा 0.909, फिर होगा 0.826, फिर 0.751, ये सारे डिस्काउंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, फिर होगा 0.683। फिर प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। पहला होगा -225,000, दूसरा होगा 62721, तीसरा होगा 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.826 विच इज़ 578,57820। फिर होगा 66,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.751 यानी कि 49566, 49566। फिर 117,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.683 यानी कि 79911, 79911। फिर इसको हम ऐडअप करते हैं और देखते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या बनती है। 62721 प्लस 57820 प्लस 49566 प्लस 79911 माइनस 225,000, ये बनता है 25018। ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हुआ, जिसमें लिखा हुआ था कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन। पार्ट बी में लिखा हुआ था एडवाइज द डायरेक्टर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर। हमेशा हम वो प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा हो। तो अगर डायरेक्टर्स को ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के बीच में डिसाइड करना है तो ऑप्शन नंबर 1 की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, ये ऑप्शन हमारा सेलेक्ट होगा। ये पार्ट बी सॉल्व हो गया। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है बिफोर द डायरेक्टर्स मेक अ डिसीजन द फाइनेंस डायरेक्टर विशेस टू हैव फर्दर डेटा ऑन द प्रोजेक्ट। सी पार्ट में बोलता है कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द sensitivity of the option selected in your answer to B to changes in the initial cost of the project। अच्छा सर, ये क्या चीज़ होती है? देखो, अगर आपको वो बोले कि सेंसिटिविटी ढूंढो, जिस तरह से यहाँ बोल रहा है टू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि आप अपनी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी है उसको डिवाइड कर दोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये बताएगा क्या, और 100% से मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि इस सवाल में नेट प्रेजेंट वैल्यू 40091 है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 225,000 है, तो 40091 डिवाइडेड बाई 225,000
मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 40091 डिवाइडेड बाई 225,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये बन जाता है हमारा 17.82%। 17.82%। सर फॉर्मूला आपने बता दिया, कैलकुलेट भी आपने कर दिया, लेकिन ये आपको बताता क्या है? 17.82% ये बताता है कि अगर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 17.82% ज़्यादा होती तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होती। ठीक है, यानी कि अगर लेट से 225,000 को मैं 17.82% से इंक्रीज़ करूं तो 225,000 का 17.82% जो है वो बनता है 40,095 प्लस 225,000, ये तकरीबन बन जाता है 265,095। और बाकी कैश फ्लोज वही रहे, विच इज़ 69,000 का नेगेटिव और पॉजिटिव और 245,000। और इनकी मैं प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करूं, पहली तो 225,000 ही होगी, बाकी कैश फ्लोज भी सेम रहे हैं, तो बाकी जो अमाउंट्स होंगी, सॉरी पहली अमाउंट जो है वो 265,095 होगी, दूसरी अमाउंट जो है वो कुछ चेंज नहीं हुआ तो वही 62,721 होगी, और तीसरी अमाउंट 245,000 भी चेंज नहीं हुआ तो ये 202,370 ही होगी। अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे 62,721 प्लस 202,370 माइनस 265,095 तो नेगेटिव 4 रुपये बन रहा है, तकरीबन 0। तो सेंसिटिविटी आपको ये बताता है, जो अभी आपने कैलकुलेट किया, कि यार ये अगर 17.82% से इंक्रीज़ होगा ना तो तकरीबन नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सेंसिटिविटी हम इसलिए पता करते हैं ताकि हमें ये पता हो कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम कितनी बढ़ा सकते हैं या कितनी अगर ज़्यादा हो तो भी मसला नहीं है। बिकॉज मसला कब आता है? जब नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। यानी कि अगर मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 17.82% से ज़्यादा से बढ़ जाए, 20-25% से बढ़ जाए, तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर कैलकुलेशन की हद तक ही इस लेवल पर ये चीज़ पूछी गई है तो हमने कैलकुलेट कर दी। अगला है कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द ऑप्शन सेलेक्टेड इन योर आंसर टू बी एड स्क्रैप वैल्यू टू कॉस्ट व्हेन कैलकुलेटिंग द एवरेज इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं सीख लो। ठीक है, अगर अभी तक नहीं सीखा तो भी सीख लो, काम आएगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, इसके हैंड आउट भी मुझसे ले लेना, कोई मसले की बात नहीं है, मैं हैंड आउट भी दे दूंगा जिसमें इसकी डिस्क्रिप्शंस भी होंगी। इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब सर एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सारे सालों का प्रॉफिट कैलकुलेट कर कर और उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर देखो, इस सवाल की अगर हम बात करें तो हर साल के रेवेन्यूज़ और कॉस्ट दिए हुए थे, ठीक है ना। उस हिसाब से पहले साल 100,000 माइनस 31,000 ये बनता है 69,000। अच्छा, ये कैश प्रॉफिट है, यानी कि रेवेन्यू भी कैश है और कॉस्ट भी कैश है, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई हुई है। ठीक है, किसी भी साल की डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए ये कैसे ढूंढेंगे सर? डेप्रिसिएशन हम ढूंढ सकते हैं, हमारी जो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए वो, एक मिनट, ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन का पूछा है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द ऑप्शन सेलेक्टेड इन योर आंसर टू पार्ट बी। ठीक है, यानी कि पहले ऑप्शन का मुझसे इसने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पूछा है। पहले ऑप्शन की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? ये कॉस्ट है, ये स्क्रैप वैल्यू है, और जो लाइफ है वो 2 ईयर्स है ना। पहले ऑप्शन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है एज कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्क्रैप वैल्यू
सॉरी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो एनुअल डिप्रिसिएशन बनती है 225,000 माइनस 175,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25,000। यानी कि पहले साल का प्रॉफिट क्या होगा 69,000। तो रेवेन्यूज़ माइनस कॉस्ट है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए डिप्रिसिएशन भी माइनस करी जाती है। तो पहले साल का प्रॉफिट होगा 69,000 माइनस 25,000 विच इज़ 44,000। दूसरे साल का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, पहले तो 1,10,000 में से 40,000 को माइनस कर दो, 70,000 बच जाते हैं। 70,000 में से डिप्रिसिएशन के 25,000 रुपये माइनस कर दो, डिप्रिसिएशन के 25,000 रुपये माइनस करते हो तो 70,000 माइनस 25,000 45,000 रुपये बच जाते हैं। ये पहले साल का प्रॉफिट, ये दूसरे साल का प्रॉफिट। सर 2 साल तक क्यों रुके हुए हो, क्योंकि मैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑप्शन नंबर 1 का ढूंढ रहा हूँ। सर 1 का क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि जो ऑप्शन तुमने सेलेक्ट किया है उसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ढूंढो। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, पहले साल का प्रॉफिट 44,000 है, दूसरे साल का प्रॉफिट 45,000 है और ये 2 साल है, ये 2 साल है। तो डिवाइडेड बाई 2, जितने सालों का प्रॉफिट ऊपर हो उसको ऐड कर और उतने ही सालों से डिवाइड किया जाता है। तो 44,500 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि ऑन एन एवरेज एक साल में जो मुझे प्रॉफिट होता है वो 44,500 होता है। सर एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे ढूंढेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट ढूंढने का तरीका होता है कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर जो मैं कॉस्ट लगा रहा था प्रोजेक्ट के शुरू में वो 225,000 थी, जो स्क्रैप वैल्यू है वो 175,000 थी। दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। 225,000 प्लस 175,000 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा 2 लाख, ये बन जाएगा 2 लाख। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100 और ये आपका बनता है 44,500 डिवाइडेड बाई 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज़ 22.25%। 22.25% ये ARR या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बनता है। पार्टी में लिखा हुआ था एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर्स विच इज़ द मोर वैलिड मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल गिव रीजंस। यानी कि NPV जो आपने पहले कैलकुलेट किया और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो बाद में कैलकुलेट किया, उन दोनों में से ज़्यादा वैलिड या ज़्यादा बेहतर मेथड कौन सा है। वो मेथड ज़्यादा बेहतर होता है जनरली जो कैश फ्लोज की बुनियाद पर हो। NPV ज़्यादा बेहतर है, क्यों, नंबर 1 वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर करता है। यानी कि जो फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज होते हैं, अगर 1 साल बाद 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसकी वो वर्थ 100 रुपये नहीं रखता, उसकी वो वर्थ कम कर देता है, आप डिस्काउंटिंग करते हो, ठीक है। नंबर 2 ये कैश फ्लोज पर बेस्ड होता है। कैश फ्लोज और प्रॉफिट्स में डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने ये डिफरेंस जो है वो हाईलाइट किया है। तीसरी बात ये कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अकाउंट फॉर करता है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत सारे इनिशियल पेपर्स जो हैं उनकी डिस्कशन में नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं करूँगा। हाई लेवल पे समझाया जाता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या है और उसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। बहरहाल अभी आप ये कह सकते हो कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर करता है और कैश फ्लोज पर बेस्ड होता है, और कोई भी ऐसा मेजर हो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और कैश फ्लोज को अकाउंट फॉर करे तो वो बेहतर होता है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट्स पर बेस करता है रादर देन कैश फ्लोज, और ये डिस्काउंटिंग के रूल्स भी अप्लाई नहीं करता। डिस्काउंटिंग के रूल्स अप्लाई करने का एक सिंपल मिसाल ये दे देता हूँ कि देखो 1 साल बाद 69,000 मिलने थे, 1 साल बाद के 69,000 आज के 69,000 के बराबर नहीं है बल्कि 62721 के बराबर है एक तरह से, ठीक है। तो ये सवाल मैंने डिस्कस किया, ज़रा आप अपने पास ये कॉपी करें और कोई मसला हो तो फिर मुझसे डिस्कस करें। इसका हैंड आउट भी आप मुझसे ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।